नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ में हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की बदले हुए हालातों में आखिर इंडिया गठबंधन किस राह पे चलेगा, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन से किनारा करते जा रहे हैं और उसके पीछे एक बड़ी वजह है। तो हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें कांग्रेस की जिस तरीके से शिकस्त हुई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके हाथ से फिसल गया। मध्य प्रदेश में करिश्मे की उम्मीद थी, लेकिन वो करिश्मा भी हो न सका। ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल या यूं कहे कि अलग-अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल है, वो एक बार फिर से पुनर्विचार करने की स्थिति में आ गए हैं कि उनको कांग्रेस की सरपरस्ती में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशा जाए। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन न उसमें जाने के लिए अखिलेश यादव तैयार है, न उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी तैयार हुई और नीतीश कुमार ने भी किनारा कर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में दूसरे क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो भी इस गठबंधन से किनारा कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन एक ताकत के तौर पर उभरा था जब घोसी उपचुनाव के नतीजे आए थे। निश्चित तौर पर घोसी का उपचुनाव एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें भी शक नहीं कि सरकार ने वहां पूरी ताकत लगा दी थी। ओम प्रकाश राजभर से लेकर के एनडीए के तमाम घटक दल, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, तो लगातार कैंप भी करते रहे। दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री, दर्जनों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सभी ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन घोसी उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के जब पक्ष में आए तो ये माना गया कि अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प के तौर पर एनडीए के सामने खड़ा नजर आएगा। यानी जिस तरीके से बीते 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, उसको तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन सक्षम नजर आ रहा था। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव निपटते-निपटते हालात कुछ ऐसे बदले कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का भविष्य ही अधर में लटक गया। तो क्या आने वाले वक्त में ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में खड़ा हो पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में मुकाबला त्रिकोणी या यूं कहें चतुष्कोणीय हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। फिर अगर गठबंधन की बात नहीं बनती है तो सपा और बसपा भी अलग-अलग मैदान में होंगे। तो इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कैसे हालात बनेंगे, इन तमाम विषयों, इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ तमाम खास मेहमान शामिल हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। राघवेंद्र जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में भागीदारी करेंगे। उमा शंकर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सिद्धार्थ करंस साहब, वो भी इस चर्चा में भागीदारी करेंगे। तो सिद्धार्थ करंस साहब, मैं सोच रहा था कि शुरुआत आज मैं सिद्धार्थ भाई से करता हूं, क्योंकि उनका एनालिसिस, उनकी जो समीक्षा, जो विश्लेषण उनका बहुत सटीक होता है। सिद्धार्थ करंस जी, उत्तर प्रदेश में अब मौजूदा हालातों में आप इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए मानस जी, वैसे तो अब इंडिया गठबंधन के जो कोर ग्रुप की मीटिंग थी, उस मीटिंग को फिलहाल मुलतवी किया गया है। 3 महत्वपूर्ण अंग जो थे उनके शामिल होने की गुंजाइश नहीं थी, इसके चलते बैठक को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि इसने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है या इंडिया गठबंधन में दरार पैदा की है, मुझे इसके एक उलट संभावना दिख रही है। मुझे लगता है कि 3 राज्यों के नतीजे, उन 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और खास तौर पे 2 राज्यों में जो अप्रत्याशित तरीके से जीत हुई है, इसने इंडिया गठबंधन के विभिन्न सहयोगियों को और ज्यादा मजबूर किया है कि वो अब एक कोहेसिव फोर्स की तरह एक साथ इकट्ठा होकर रहें और चुनाव इकट्ठा होकर लड़ें। क्योंकि आप अगर देखें, आज जो तमाम मध्य प्रदेश के अखबारों को मैंने देखा, जो अलग-अलग एनालिसिस मुझे देखने को मिली, उसमें ऐसा लगता है कि
कांग्रेस पार्टी को कई स्थानों पर नुकसान जो हुआ है वो समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने से हुआ है, कम से कम 4 स्थानों पर हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से तो कई जगहों पर हुआ है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है और कुछ लोग इंडिया गठबंधन के ऐसे हैं जो इस बात की कोशिश में भी जुटे हुए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन में किसी तरीके से वो शामिल कर सकें बहुजन समाज पार्टी को। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं, चुनाव के नतीजे ने इंडिया गठबंधन के साथियों को और इंडिया गठबंधन से अब तक जो बाहर हैं विपक्ष के दल, उनको इस बात को लेकर मजबूर किया है। देखिए, सबको आईना देखने को मिला है इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने। कांग्रेस पार्टी को उसका अति आत्मविश्वास वो चूर हुआ है। बहुजन समाज पार्टी जिसको लग रहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और उसने पहले घोषित कर रखा है कि हम तो अकेले ही जाएंगे मैदान में और चुनाव के बाद हम किसी से देखेंगे पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस का, उसको ये सबक मिला है कि आपकी हैसियत अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में उसी तेजी के साथ शरण की ओर जा रही है और पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस कर कहीं किंग मेकर बनने की जो उनकी मंशा है वो धरी की धरी रह गई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी को जिसको ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी को या कुछ बेहतर प्रदर्शन करके देश के अन्य राज्यों में और वो दबाव बनाने की स्थिति में होगी, तो देखिए नुकसान में कोई एक नहीं, नुकसान में सभी हैं। और कहावत है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं या सारे लोग एक साथ कूदने के लिए आमादा होते हैं। तो ये वाली स्थिति मुझे ज्यादा दिख रही है कि चुनाव के नतीजे वो इंडिया गठबंधन की दरार को खत्म करने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को ये मजबूर करेगा कि आप अलग अलग लड़ने की भूल कर सोचे भी ना। अगर आप इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद थोड़ा बहुत आप संतोषजनक या बेहतर स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चुनाव अलग अलग होकर लड़ते हैं या अगर अपनी खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो ये स्पष्ट है, क्योंकि जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन 3 राज्यों में मैं राजस्थान को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कहा जा रहा था। लगातार इतने वर्षों से 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता चला आ रहा था। वो तमाम कयास अगर वहां धरे रह गए हैं तो उत्तर प्रदेश में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जहां लंबे समय से 3 से 4 पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय और कई बार चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति होती है और एक पार्टी चुनाव दर चुनाव अपने आप को मजबूत करती जा रही है। निकाय से लेके पंचायत से लेके छोटा सदन बड़ा सदन हर जगह जिस पार्टी का वर्चस्व हो, इस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर ये सोचा जाए कि इंडिया गठबंधन एकजुट न होकर बल्कि अलग अलग होकर लड़ेगा तो मुझे लगता है कि ये हाराकिरी होगी, आत्मघात की स्थिति होगी, जो करने को शायद ही इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं वो अब ये जोखिम मुझे नहीं लगता उठा सकेंगे। और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, हो सकता है कि गठबंधन में अब ये लोग कोशिश करके कुछ और दलों को अपने साथ जोड़ें, लेकिन इन गठबंधन के दलों में अगर कोई फूट पड़ती है उस बात की संभावना कम से कम मुझे नहीं नजर आती है। और अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी राजनीतिक अपरिपक्वता मैं किसी को कहीं देख नहीं सकता हूं। हालांकि अखिलेश यादव ने कल एक कार्यालय के उद्घाटन में बनारस में भी कहा कि अब आगे हमें एकजुट होकर रहना है या मिलकर रहना है। कुछ इसी तरह के संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, सभी की तरफ से जो अभी तक आए हैं संकेत, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जिनको जो गठबंधन में थे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ और एक सीट उन्होंने जीती भी है, पिछली बार भी उनको वो सीट जीती थी उन्होंने। तो अभी तक इन तीनों की तरफ से कहीं से गठबंधन में फूट के दरार के या गठबंधन छोड़कर जाने के संकेत नहीं मिले हैं और मुझे लगता है 3 राज्यों के नतीजे ने गठबंधन के लोगों को एक साथ और खड़े रहने में या मुसीबत के वक्त एक साथ जुट के खड़े रहने में पर और ज्यादा मजबूर किया है। जी मानस जी, चलिए राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव जी के साथ प्रचार किया मध्य प्रदेश में, वो तमाम मंच से कोसते रहे कि कांग्रेस धोखेबाज है, बीजेपी को जिता दीजिए लेकिन कांग्रेस को हराना है। इसी तरीके से आपने देखा राजस्थान में मायावती कांग्रेस को कोसती रही। आपको लगता है कि बीजेपी को इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला है? इंडिया गठबंधन की जो फूट थी और जो एक तरीके से वहां पर कांग्रेस को नीचा दिखाने की जो कोशिश थी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की, आपको लगता है कि उससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिल गया?
नहीं, देखिए, ये जो 4 राज्यों के चुनाव जिसका परिणाम आ चुका है, इससे भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप ये सोचें, इंडी गठबंधन के माध्यम से कोई फायदा मिला है तो हमें लग रहा है वो उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है मध्य प्रदेश में? 0.02% वोट मिला है। नोटा को इससे ज्यादा वोट मिला है। और मेरा मानना ये, इसके अलावा जो 4 राज्यों में कांग्रेस के अलावा दूसरी किसी भी इंडी गठबंधन की इकाई, जो राजनीतिक दल है, उसकी साझेदारी वहां थी ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस की ही भूमिका इन 4 राज्यों में थी। अगर वो चाहते तो अपना ये इंडी गठबंधन की एकता दिखाई जा सकती थी। केजरीवाल भी प्रचार कर सकते थे, अखिलेश यादव भी प्रचार कर सकते थे, ममता बनर्जी भी आ सकती थी, और अन्य लोग भी जो इनके इंडी गठबंधन के भाग है तो वो आ सकते थे। लेकिन ये जो गठबंधन है, ये मैं नया गठबंधन मानस जी नहीं है, ये मैं 1990 से देख रहा हूं इनका। पहले यूपीए नाम हुआ करता था, अब इन्होंने नाम बदल करके ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे इंडी गठबंधन कोई नया है। महाराज जी याद करिए, पिछले 2019 में पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से इन लोगों ने कसीदे करे थे। सभी लोग, ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, जितने इंडी गठबंधन के हैं ये सब इकट्ठे हुए थे और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके कस्में खाई थी, ऐसा होगा वैसा होगा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ था? वास्तविकता ये, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। 2 बैठकें हो चुकी हैं। भाई, देश की जनता क्या जानना चाहती है? देश की जनता जानना चाहती है इस गठबंधन का संयोजक कौन है, इस गठबंधन के माध्यम से कौन सा प्रधानमंत्री विकल्प के रूप में मिल रहा है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। ये पिछले 30 सालों से मैंने देखा कि अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, और इस बार भी यही हुआ है। क्या बैठकों में तय होता है जो आगंतुक आएंगे उनको रिसीव कौन करेगा, फोटोग्राफी कौन कराएगा, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? कमाल का गठबंधन है। गठबंधन का कहीं कुछ नहीं है इनके गठबंधन के रूप में। अगर ये चाहते तो इसमें दिखाई जा सकता था गठबंधन की रूपरेखा। नजर तो आता है गठबंधन, पिछले 30 सालों से गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को नारे को लेकर, मानस जी यकीन मानिए, हमारा 90% काम पूरा हो चुका है। हम लोगों ने अपने जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं, हम लोगों ने जो अपने संयोजक बना दिए हैं, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, क्षेत्रीय संयोजक बना दिए गए हैं, हम लोग नए मतदाता बना रहे हैं। हमारा जो एनडीए गठबंधन जो है, हम लोग अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई, हम लोग सिर्फ प्रत्याशी के इंतजार में हैं। प्रत्याशी हमारा आएगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेके हम लोग काम कर रहे हैं। मानस जी, 80 की 80 लोकसभा सीटें लेकर के काम करें, एक आध अपवाद हो सकता है, हमें लगभग उत्तर प्रदेश से उतनी ही सीटें मिलने जा रही हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 5.5 दर्जन सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं? समाजवादी पार्टी के 3 सांसद है। कांग्रेस के कितने सांसद है? कांग्रेस का 1 सांसद है। भाई, ये लोग जो है जब कुल जमा भी कर दिए, तब भी ये लोग उत्तर प्रदेश में कहीं भी पर भी नजर, पूरे देश में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ बात कर रहा हूं, ये चाहे जितने भी घटक इकट्ठे हो जाए, भारतीय जनता पार्टी वोट का लगभग 55% वोट हमारे पास उत्तर प्रदेश में है समाज का। ये लोग उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी टिकने वाले नहीं है मानस जी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा देगी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत के। केंद्र में हम लोग 350 से ज्यादा लक्ष्य लेकर के काम करेंगे, और देख लीजिएगा उससे ज्यादा ही हमको लोकसभा के सांसद मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। चलिए उमाशंकर जी के पास चलते। उमाशंकर जी, ये बात तो सही है कि समाजवादी पार्टी को उतना वोट नहीं मिल पाया, लेकिन एक परसेप्शन बिगाड़ने का जो काम होता है आम लोगों के बीच में, एक माहौल तो खराब हो ही गया ना कि जब घटक दल, आपका ही सहयोगी दल आपको ब्लैकमेलर बताए, आपको धोखेबाज बताए, कहे कि ये फ्रॉड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रति जो आकर्षण था वो तो मतदाताओं में खत्म होता हुआ नजर आया ना, कि उनको लगा कि ये तो आपस में ही इतनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो बेहतर विकल्प ये है कि एनडीए अच्छा विकल्प है उनके पास, तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने आपके खिलाफ बयानबाजी की, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ बयानबाजी की, पूरे चुनावी सफर में वो लगातार आपको कोसते रहे, बीजेपी का पक्ष लेते रहे, कहते रहे बीजेपी को भले वोट दे दो लेकिन कांग्रेस को मत दो, आपको लगता है कि एक परसेप्शन बिगाड़ने की वजह से भी जो मतदाताओं का जो रुझान था, जो रुख था, उसमें बदलाव आया? क्योंकि मैं खुद भी मध्य प्रदेश गया था,
और जिन भी जिलों में मैं घूमा वहां पर ऐसा लगता था कि बहुत जबरदस्त फाइट है। कई बार तो ऐसा लगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस वक्त से ये दरार शुरू हुई आप लोगों के बीच में, उसके बाद से धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। आप मानते हैं जिम्मेदार इसको उमाशंकर जी? बहुत ईमानदारी से और साफगोई से कहिएगा। देखिए मानस जी, इसका मंथन करने की जिम्मेदारी मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ही देता हूं। वो खुद ये तय करें कि मध्य प्रदेश राजस्थान में उनके चुनाव लड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है, क्या कांग्रेस का माहौल बिगड़ा है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने में सफल रही है। ये आपके दर्शक तय करेंगे, ये समाजवादी पार्टी के नेता तय करेंगे, ये मायावती जी तय करेंगे जिन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी। मैं आगे चलता हूं मानस जी। आगे यह है कि इंडिया का गठन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, उसमें विधानसभा की कोई चर्चा नहीं थी। और अखिलेश यादव जी अगर चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में तो ठीक है, उनका अधिकार था। घोसी में हमने उनको समर्थन किया था, बड़े दिल से कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी का साथ निभाया था। बागेश्वर में वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन हम इससे आगे देख रहे हैं, आगे 2024 जिसके लिए इंडिया बना है, उसमें ये अखिलेश यादव जी को भी करना होगा। ये कांग्रेस इसके लिए लगातार तैयार रही है। कांग्रेस आगे बढ़कर चाहती है कि ये अलायंस आगे बढ़े और 2024 में जो संविधान पर, जो लोकतंत्र पर, जो सामाजिक ताने बाने पर, जो गंगा जमुनी तहजीब पर, जो सभी धर्मों के सम्मान, आदर और धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, उसको कैसे हम अक्षुण्ण रखें, कैसे उसको ताकत प्रदान करें, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण दें, कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का बचाव करें, इसके लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। और इसके लिए मुझे लगता है इंडिया एकजुट है। जैसा सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या जितने भी हमारे अलायंस है, मुझे नहीं लगता किसी को इस बात का कंफ्यूजन है कि 2024 में हमको एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ना है। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करते जा रहे हैं और नतीजा लोकतांत्रिक मूल्य का लगातार क्षरण हो रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हम आगे चल रहे थे और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ खड़ी थी। और 5 राज्यों का मानस जी ऊंट उठा के आप देख लीजिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ऊंट मिले हैं। करीब 5.5 करोड़ ऊंट जो हमको मिले हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं, लेकिन सीटें ये ज्यादा जीते हैं। तो यानी कि जनता ने कांग्रेस को नकारा नहीं है, जनता कांग्रेस के साथ भी खड़ी थी। और मैं तो बड़ा ही, आपने कहा साफगोई और सकारात्मकता, मैं पूरी सकारात्मकता से कहना चाहता हूं मानस जी। याद करिए 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव थे 2019 में, और कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीती थी। इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हम जीते थे। भारतीय जनता पार्टी हमसे पराजित हुई थी। लेकिन जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने सीटें जीती। आज 2023 का विधानसभा हुआ है, हम हारे हैं, तो निश्चित रूप से जनता 2024 में हमारे साथ खड़ी हो सकती है। ये राजनीति है और ये समय का चक्र है। आज हम हारे हैं तो कल हम जीतेंगे। 2019 में विधानसभा हम जीते थे, बीजेपी हमसे हारी थी। तो ये हर हार में एक सकारात्मक संदेश भी मानस जी छिपा होता है। और हम जनता के मुद्दों पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम बेरोजगारी के खिलाफ, हम तानाशाही के खिलाफ, हम संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ, लगातार मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे। राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि जनता का जो वोट हमको मिला है वो ये बताता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने भरोसा दिखाया है। और 2024 का चुनाव जब राहुल गांधी जी बनाम नरेंद्र मोदी होगा, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन होगा, तो निश्चित रूप से इंडिया एनडीए को हराने में सफल होगी। जी मानस जी। चलिए फराज किदवई साहब के पास चलते हैं। फराज साहब देखिए, इसमें तो शक नहीं है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर ही बीजेपी के मुकाबले लड़ सकती है, खड़ी सकती है। फिर इतना गुरेज क्यों, इस तरीके से क्यों
कांग्रेस को आप लोग अलग थलग करने की कोशिश में लगे। और खासतौर से देखिए अभी बैठक बुलाई थी, इधर से अखिलेश जी जाने को तैयार नहीं, उधर से नीतीश कुमार जाने को तैयार नहीं, पश्चिम बंगाल से खबर आई कि ममता बनर्जी भी नहीं जाएंगी। अल्टीमेटली कांग्रेस ने बैठक की डेट आगे बढ़ा दिया, वो बाद में होगी। मेरे ख्याल से पहले आपसी बातचीत मान मनोबल का दौर शुरू होगा। तो कहीं आपकी भी तो जिम्मेदारी तय होती है। आप बीजेपी को कोसते तो बहुत है, लेकिन जब लड़ाई का वक्त आया तो आपने कांग्रेस का ही साथ छोड़ दिया। मानस जी, आज पहली बार आपकी डिबेट में मैं सभी लोगों से कुछ कुछ सहमत हूं और थोड़ा बहुत राघवेंद्र सिंह जी से भी सहमत हूं। लड़ाई बड़ी है, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कांग्रेस, अगर आप नेशनल पार्टी आप बोलते हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी कांग्रेस के साथ है और बड़ा दिल कांग्रेस को दिखाना चाहिए था और आगे भी दिखाना पड़ेगा। मानस जी, कल आप अपने ही चैनल का एक 7 बजे का जो बड़ा एक शानदार शो आता है, मुझे लगता है देश के करोड़ों करोड़ लोग देखते हैं, उसमें कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी, जो कि पूरे देश के एक बहुत ही सम्मानित नेता हैं, उनको संबोधित करते हुए बोल रही थी कि न 3 में न 13 में। मेरी आपको सजेशन है कि आप उसको जरूर देखिएगा। मतलब पैरों तले जमीन निकल गई मानस जी, और अभी भी इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं केसी त्यागी जैसे सीनियर नेता को, जिसकी पूरे देश में सम्मान है, कि न 3 में न 13 में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मानस जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो अभी इलेक्शन खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी मानस जी जीती बिल्कुल नहीं है, वहां पे कांग्रेस हारी। बिल्कुल सब पका पकाया था मानस जी। आप भी मध्य प्रदेश में गए हुए थे, राजस्थान आप वगैरह सब गए होंगे, हम लोग के पास भी रिपोर्ट्स आ रही थी। समझ लीजिए कि केक वॉक थी, लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार में, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इनकी जो छत्रप नेता हैं कि ये 1980 में इंदिरा जी और 1984 में राजीव गांधी जी वाले दौर में ये लोग जी रहे हैं। मानस जी, देखिए, राघवेंद्र सिंह जी ने अभी एक बात बोली और उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी को 0.2% वोट मिला है। मुझे लगता है आप शायद थोड़ा सा फैक्चुअली रॉन्ग है, 0.47% मिला है, जहां तक कि मेरे पास खबर है। 1% से कम है, 0.47 है जी। जी, वही मैं बोल रहा हूं। लेकिन मानस जी, देखिए, एनडीए की एक तो इन्होंने एक चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा कि इनकी केंद्र में भी और प्रदेश में भी जबरदस्त सरकारें हैं, प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी अपना दल, एसबीएसपी, निषाद पार्टी और तमाम लोगों को ये लोग अपने साथ लेकर के चलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्ड करने का काम करती है। मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिले हुए जितने भी जिले हैं, मुझे इस टाइम सारे जिलों का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक अच्छी पैठ है। अब वहां पर जो भावी मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अखिलेश वखलेश बोल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभी तक उस बात को पचा नहीं पाया हूं मानस जी। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई ऐसे नहीं लड़ सकते हैं आप। आपको ये सीखना पड़ेगा एनडीए से कि कैसे अपना दल से, कैसे एसबीएसपी से, कैसे निषाद पार्टी को ये लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। और मानस जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से सहमत हूं कि राहुल जी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसी मजबूत लड़ाई को आपके कमलनाथ जैसे नेता लोग जो हैं वो कमजोर कर रहे हैं। मानस जी, एक नीरजा चौधरी जी की बड़ी एक शानदार किताब है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। उसमें कमलनाथ जी के बारे में बहुत ज्यादा, उसमें इंदिरा जी का जो उनके साथ एसोसिएशन था, फिर राजीव गांधी जी के साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि उस लेगेसी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और एज अ फ्रेंड होने के नाते मेरी एक राय है कि अब यहाँ वहां पर यंग लीडरशिप इनको डेवलप करने की जरूरत है, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। आप देखिए कि राजस्थान में मानस जी, सचिन पायलट जी से इनकी पार्टी लड़ती रही, ना कि भारतीय जनता पार्टी से 4 साल तक। अशोक गहलोत जी, इनके केंद्रीय इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसको हमेशा से दरकिनार करते रहे। एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस मैं आपको करके दिखा दूं मानस जी, कि ये जो 3 स्टेट में खासकर इलेक्शन हुए हैं, वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी थी एक, बीएपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी, और भारतीय ट्राइबल पार्टी। मानस जी, करीब करीब सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, हो सकता है मेरी बात से ये सहमत हो कि इन 3 राज्यों में 40 सीटों पर ये लोग असर डालती हैं, ये तीनों पार्टियां। अगर कांग्रेस इन तीनों पार्टियों को कैच कर लेती, किसी न किसी तरह से अगर इन तीनों पार्टियों से गठबंधन कर लेती, और ये सब ट्राइबल पार्टीज हैं मानस जी, और समाजवादी पार्टी तो क्या 7-8 सीटें ही तो मांग रही थी,
तो अगर ये तीन पार्टी और समाजवादी पार्टी ये साथ मिलकर के एक परसेप्शन बनाने का काम करते और मजबूती से चुनाव लड़ते तो मानस जी आज रिजल्ट बिल्कुल उल्टे होते इन तीनों स्टेट्स में। तो आपने तो अपने पैरों तले जमीन खुद ही निकाल दी। अब आई बात घोसी की, मानस जी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। अरे ये कैसा गठबंधन जो साहब आजमगढ़ में होगा मगर लखनऊ में नहीं होगा, बाराबंकी में होगा मगर फैजाबाद में नहीं होगा। तो जनता को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये खाली, और अगर ऐसी बात है तो फिर घोसी में आपने क्यों सपोर्ट किया? अगर स्टेट इलेक्शंस में हम में गठबंधन अगर नहीं होना था तो फिर घोसी में आपको चुनाव लड़ाना चाहिए था। तो ये अपनी क्या है ना कि आप हर चीज को अपने उससे नहीं दे सकते, मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू। मानस जी गठबंधन जो है वो एक परसेप्शन बनाता है। ये सच है कि मध्य प्रदेश में हमारा कम वोट बैंक है, ये सच है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कम वोट बैंक है, लेकिन जब एक घटक के तौर पर एक पूरा कलेक्टिव लीडरशिप के साथ अगर आप किसी चुनाव में जाते हैं तो वो एक अच्छा परसेप्शन बनाने का काम करता है और माहौल बनाता है। अब आप देखिए दूसरी बात मानस जी, क्या हुआ कि इसके ये 5 जगह इलेक्शंस खत्म हो गए। आप मैथमेटिक्स में मत जाइए, आप मैं हाथ जोड़ करके विनती है हमारे कांग्रेस के लोगों से। आज जो ये बोल रहे हैं ना 4 करोड़ 90 लाख 4 करोड़ 80 लाख, अरे साहब तेलंगाना तो आप उसमें मिक्स किए दे रहे हैं। आप अपने आप से झूठ मत बोलिए। मतलब केमिस्ट्री से काम चलेगा, मैथ से काम नहीं चलेगा। आप अपनी हार को स्वीकार करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने साथियों को सम्मान दीजिए, नौजवानों के हाथ में कमान दीजिए और आगे बढ़िए। लोकसभा में बहुत कम टाइम है मानस जी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का तो ये इतिहास रहा है आदरणीय नेताजी से लेकर के और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी तक। जवाब दे दो क्योंकि रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास भी चलना है। फराज जी आपको इसके बीच में रोक रहा हूँ। उमाशंकर जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत साफ गोई से और बड़ा स्पष्ट तरीके से आज फराज किदवई साहब ने पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी साफ गोई से अपनी बात रखी है। देखिए मानस जी, मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहूंगा। अगर अखिलेश यादव जी, जैसा कि फराज किदवई जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ में गठबंधन होगा, गोरखपुर में नहीं होगा, तो ये तो अखिलेश यादव जी को करना चाहिए था। अगर अखिलेश यादव जी को कंफ्यूजन नहीं था तो घोसी में हमने समर्थन दिया, तो बागेश्वर में आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया? अगर आपको ये था कि विधानसभा में भी गठबंधन है तो आप गठबंधन धर्म निभाते, बागेश्वर में आप कैंडिडेट ना खड़ा करते। फिर तो अखिलेश यादव जी को लगता है बड़ी कंफ्यूजन है कि घोसी में हम तो समर्थन कर रहे थे और बागेश्वर में आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि गठबंधन विधानसभा और लोकसभा दोनों का था। कांग्रेस तो यही समझती थी इंडिया इसीलिए बना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। इसका मतलब कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं और जो कर रहे थे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं फिर पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने के लिए कहे, वो उसका अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह आत्ममंथन ज्यादा करने की जरूरत है कि आखिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो लिगेसी थी, जो उनके द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, वो कैसे सिकुड़ती जा रही है, कैसे जिनके कभी 38 सांसद हुआ करते थे वो कैसे 3 पर सिमट गए, परिवार की ज्यादातर सीटें कैसे हार गए। ये आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि अगर अमेठी और रायबरेली में आप हमको समर्थन देते हैं तो वोट भाजपा को कैसे ट्रांसफर हो जाता है, कैसे आपके जो वहां के एमएलए हैं उनके वोट बैंक भाजपा को कैसे मिलने लगते हैं, राहुल गांधी जी चुनाव हार जाते हैं। ये आपको भी समझने की जरूरत है। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ज्यादातर सामाजिक मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं देती है। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को आपके बयानों से, आपके क्रियाकलापों से, आपके तर्कों से कैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है और कैसे कांग्रेस पार्टी जीता जिताया हुआ चुनाव हार जाती है। ये आपको भी आत्ममंथन करना है कि आखिर आप चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, सोच समझकर या नासमझी में कैसे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। ये आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपकी लड़ाई धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है कि धर्मनिरपेक्ष धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के पक्ष में है।
आप लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो लोग उनको तहस नहस कर रहे हैं आप उनको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं? आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी मानस जी, रोहित मानस जी, अग्रवाल जी छोटा सा जवाब दे दूं मैं? मानस जी 20 सेकंड का जवाब ले अरे लीजिए। मानस जी भैया हम आए। हाँ रोहित भाई 20 रोहित सेकंड दे दिए। 20 सेकंड जल्दी जवाब दिए। रोहित अग्रवाल जी के पास जाना, जल्दी से बोलिए। लेकिन जी जी मानस जी, मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ही विनम्रता से, अपने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन साहब हैं, बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ कि आत्ममंथन समाजवादी पार्टी कर रही है, और हमारा कितना वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में 37% के आसपास है, ये आपको सबको पता है। हमको हम अगर रायबरेली में अगर ठीक से अपना कैंडिडेट दे देंगे तो वहां भी कांग्रेस जीतने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए आत्ममंथन आपको करने की जरूरत है। आप आज अपने एक सीट पर उत्तर प्रदेश में खा लीजिए। रोहित अग्रवाल जी के पास चलते। रोहित जी, राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ खड़ा हुआ है, क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है। नहीं, इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। इंडिया गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपके कहने से आनंद जी, आप यहाँ पे नहीं आप आएंगे, आप अनाउंस कर देंगे। नहीं मानस जी, आप आएंगे, आप अनाउंस कर देंगे, उससे खत्म थोड़ी ना हो जाएगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तो है, कहाँ है वो एक अलग चीज है। इंडिया गठबंधन कहाँ है वो एक अलग चीज है, पर आपके अनाउंस कर देने से कि इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म तो हो नहीं जाएगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तटस्थ है। लेकिन जनता रोहित अग्रवाल जी, आप स्पष्ट जवाब नहीं देते, आप गोल गोल घुमा देते हैं। मेरा गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ मानस भाई, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ। आप सुनना ही नहीं चाहते। मेरी समस्या ये है, आप मेरे पास करीब मोटा पौन घंटे बाद आए हैं, 45 मिनट बाद आए हैं, 2 राउंड सबको निपटा लिया आपने, उसके बाद आप मेरे पास आए हैं। मेरी आप सुनना नहीं चाहते। नहीं चलिए आप बोलिए। तो मेरी आप सुनना नहीं चाहते। अब समस्या ये है, देखिए ऐसा ही आत्ममंथन कांग्रेस के प्रवक्ता करवाते रहे समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करवाते रहे कांग्रेस को। तो ये राघवेंद्र सिंह जो बैठे हैं ना, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो आराम से ऐसे ही बैठे रहेंगे, टोपी लगा के, बढ़िया मस्त चश्मा लगा के, और ये बढ़िया देखते रहे खाली है कि ये आत्महत्या कौन करेगा, आत्ममंथन ये करेंगे कि ये करेंगे। हमारा तो क्या है? राघवेंद्र जी आप फिर बोल रहे, अरे आप बताइए, मैं ज्वाइन किया था तो राघवेंद्र भाई भैया मुझे तो बोले तो राघवेंद्र भाई पक्ष की बात कर रहा हूँ, आपस में झगड़ा हो रहा है, वो सवाल की बात है। मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आप ज्वाइन किए थे आप कुछ ऐसा बोल रहे थे जिसपे मुझे बड़ा क्रोध आया था, और मुझे तुरंत मैं चाहता था कि मैं प्रतिक्रिया करूं, परंतु उसके बाद वो मानस भाई मेरे पास आए नहीं। मुझे लगा था मेरे पास आएंगे, वो उमा शंकर जी के पास चले गए, उसके बाद वो चले गए फराज किदवई साहब के पास। लेकिन इन दोनों को सुनने के बाद आपके ऊपर जो क्रोध आया था वो तो खत्म हो गया मेरा। क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अजय राय जी ने कल भरपेट खाना वाना खाया कि नहीं खाया। भाई अब अजय राय जी को बताना चाहिए ना, बड़े मजबूत थे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको चिंता हो रही थी राजस्थान की, उनको चिंता हो रही थी मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत सब जानते हैं। जब जहां पे आपकी थाली में खाना था, वहां तो आपने अपनी थाली छुपा ली कि भैया इधर देखना मत, इसमें से कुछ मत उठा लेना, ठीक है ना, ये सब बिल्कुल इंटैक्ट रहने दो। अब जब दूसरे की थाली में खाना आया है तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब समस्या ये है कि हम यही करते रहे अगर, क्या अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो फिर तो राघवेंद्र जी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मस्त आराम से बैठे राघवेंद्र जी, उनका काम हो जाना है। देखिए, अब समस्या ये है कि गुस्सा तो है ना, और इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं वो नाराजगी कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास के अंदर इन्होंने इंडिया गठबंधन को, अगर आपको यही करना था तो आपने जो शुरुआती 3-4 बैठक की वो आपको इस 3 दिसंबर के बाद करनी चाहिए थी। आपको कहना चाहिए था भाई 3 दिसंबर के बाद बात होगी, ये 3-4 बैठक नहीं होगी। भैया पहले घर बुलाओगे, बढ़िया भोजन करवाओगे, राघवेंद्र जी बता भी रहे थे कि ड्यूटी लगती है, कौन किसको कहां पे रुकेगा। भाई अब राघवेंद्र जी समस्या ये है कि अब मैं क्या कहूं, मतलब मैं व्यक्तिगत तो नहीं कहना चाहता आपको, लेकिन पर आपकी पार्टी का एक परसेप्शन है कि अनपढ़ लोग हैं वहां पे, तो अब वो अनपढ़ लोगों से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि भैया अगर कोई सभा हो रही है तो उसके अंदर वो कह देंगे जाओ ना, इसको एक मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं कि अपने गेस्ट का आदर सत्कार करना। जो आप बता रहे थे कि साहब ये तय होता है, तो तय होना ही चाहिए।
वो तय होता था, बिल्कुल होता था, पर उसके साथ साथ जनता के मुद्दों पे भी बात होती थी जो आपके कार्यालय तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वहां पे बोर्ड लगा हुआ था बड़ा बड़ा, दलाल नॉट अलाउड। तो अब वो दलाल जब अंदर नहीं होते थे तो समस्या ये कि आपके कार्यालय तक वो अंदर वाली बात पहुंचती नहीं थी, तो बाहर टैक्सी वाली बात पहुंच जाती थी। तो इसलिए समस्या ये है कि राघवेंद्र जी को जो जितना आनंद आ रहा है उसकी वो सब गलती हम सब की है। मैं व्यक्ति अपनी भी बात कर रहा हूं, हमारी भी यही बात है कि हमारी भी गलती है कि हम आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो हम जब आपस में एक दूसरे के कपड़े कब तक फाड़ने ये भी बता दो भैया। अब देखो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, अब उसमें तो आपने अपनी स्थिति देख ही ली। कांग्रेस ने भी अपना आत्मलोकन कर दिया कि साहब कितनी ताकत थी, कितना आत्मविश्वास था, कि कितना ओवर कॉन्फिडेंस था, वो सब आपके सामने आ गया। कमलनाथ जी को पता नहीं था अखिलेश यादव कौन है। वहां छत्तीसगढ़ में एक वो डिप्टी सीएम थे, वो सीएम बनना चाहते थे, वो पूछ रहे थे कौन अखिलेश, है ना। उनको नहीं पता उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य सीटों के लिहाज से, उस राज्य के एक सबसे बड़े नेता को आप पूछ रहे हैं कौन अखिलेश। आपको तो समझ में आ गया होगा उनको, 5 साल उनको समझ में आएगा, 5 साल उनको सिर्फ अखिलेश यादव नाम याद रहेगा। उनको 5 साल से यही समझ में आएगा कि अखिलेश यादव कौन है, और कमलनाथ जी को ये समझ में आएगा कि अखिलेश कितना भारी वर्ड है। देखिए आप क्यों नाराज हैं, क्योंकि आपको तो कुछ कहा नहीं। हमने 5 गांव मांगे थे राजस्थान में, 5 गांव। अगर पिछली बार लड़े थे हम 2 सीटों पे, इस बार इन्होंने हमें 1 सीट दी। अगर 5 गांव दिए होते तो 25 सीटें एक्स्ट्रा आती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती, कांग्रेस की सरकार बनती राजस्थान के अंदर। तो स्थिति ये है कि आपके ओवर कॉन्फिडेंस ने आपकी लुटिया डुबो दी। लेकिन परंतु उसके बाद भी आज भी ये हमारा, अब हाँ अपने मुंह से क्या कहेंगे, हमारा बड़प्पन है ये कि हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अभी भी है, क्योंकि हमको जनता की चिंता है, हमको व्यक्तिगत चिंता नहीं है। व्यक्तिगत तो हमारे घर में आटा है, हमें 5 किलो की राशन की लाइन में लग के हमको भारतीय जनता पार्टी की लाइन से नहीं लेना है राशन। हम अपने घर के राशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमको जनता के घर की रोजगार की जरूरत है। इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि हाँ हम कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार हैं। पर कांग्रेस का अगर यही रवैया रहा इसी तरीके से कि वो बताती रही कि साहब रायबरेली अमेठी में छोड़ोगे तो क्या होगा, भाजपा को वो चला जाएगा, अरे चला जाएगा तो भी हम क्यों छोड़ेंगे आपको, हमको थोड़ी ना जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं आपको मानना चाहिए, सर झुका के मानना चाहिए आपको कि आपने गलती की है। इन 5 राज्यों के चुनाव के अंदर आपने कहीं ना कहीं गठबंधन की अवहेलना की है। आपने कहीं ना कहीं अपने कुछ नेताओं के कहने पे, उनके ओवर कॉन्फिडेंस पे आपने पूरे गठबंधन का नाश करने का काम किया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज फिर इन 3 राज्यों की सरकार, 3 राज्यों की जनता इस जन विरोधी सरकार को झेलने के लिए मजबूर होगी। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से ये जनता त्रस्त हो चुकी थी और आपकी गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। चलिए राघवेंद्र जी, आप समझना पड़ेगा, आप दोनों हाथ में लड्डू हो गए। एक तरफ तो आप चुनाव जीत गए, 2024 के लिए आपके पूरे कार्यकर्ताओं का देश भर में मनोबल ऊंचा हो गया। दूसरा कि इस चुनाव के जरिए इंडिया गठबंधन में जो दरार पड़ी वो इतनी ज्यादा खाई चौड़ी होती जा रही है कि आगे उत्तर प्रदेश में जो आपका मिशन 80 का लक्ष्य है, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन वहां पर कोई करिश्मा या कोई एकजुटता दिखा पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत जो लड़ाई है वो इस स्तर में पहुंच गई है जहां पर अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेल मिलाप हो भी पाएगा, और खास तौर से जब सीट शेयरिंग की बात आएगी। देखिए मुझे मानस भाई देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई कोई नहीं होती है। राजनीति में ना तो मूंछों की लड़ाई होती है ना तो ईगो की लड़ाई होती है, क्योंकि जिस दिन राजनीति में मूंछों की लड़ाई और ईगो की लड़ाई होने लग जाएगी उस दिन फिर जनता ही सफरर होगी और व्यक्तिगत नेता कोई सफरर नहीं होगा। राजनीति के अंदर गिले शिकवे होते हैं, वो गिले शिकवे करे जाएंगे, बड़े नेता हमारे बैठेंगे, वो बड़े नेता डिसाइड करेंगे। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बैठेगा, और शीर्ष नेतृत्व उतना सक्षम है, उतना काबिल है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, अखिलेश यादव जी हो, माननीय जयंत चौधरी जी हो, सब पढ़े लिखे नेता, यहाँ अनपढ़ कोई नहीं है या फर्जी डिग्री वाला कोई नहीं। चुनाव जितना रोचक होगा हम लोगों के पास उतना ही काम रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी मजबूती से लड़े ताकि कम से कम मुकाबला देखने को मिले। कुछ बात है, आप तो चाहते हैं इंडिया गठबंधन मजबूती से आपस में लड़े ताकि कम से कम अभी का तो महीना निकले, अभी का महीना निकले, बाकी अगले 3 महीने तो चुनाव के इंटरेस्टिंग आई। तो आप तो चाहते हैं इंडिया गठबंधन आपस में लड़े, और जितना लड़ेगा इंडिया गठबंधन आपस में उतनी टीआरपी ज्यादा आएगी आपकी। तो देखिए राजनीति के अंदर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन उमा शंकर जी ने हमारी भैंस नहीं खोली है, हमारी खेत के मेड़ को पतला नहीं किया है,
ठीक है ना। तो उमाशंकर जी ने कोई ऐसा नहीं है कि हमें व्यक्तिगत कोई हमारा उनसे झगड़ा है, हाँ सिद्धांतों का झगड़ा है, सिद्धांतों की नाराजगी है, वो नाराजगी हमारा शीर्ष नेतृत्व दूर कर लेगा बैठ के, और हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है, और कांग्रेस को भी आगे बढ़ने की जरूरत है, और हमको भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जन विरोधी सरकार को अगर आपको हटाना है तो आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, जब आप 24 की बात करते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र के अंदर को सरकार अगर कोई बड़ा भाई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर कोई सरकार कोई है तो कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करोगे तो बड़ा भाई समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिल्कुल, मैं इसमें कहने में मैं कोई गुरेज नहीं है। हमको अगर हम प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे तो हमको पोस्ट पोल अलायंस कांग्रेस के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस जन विरोधी सरकार को हटाना है तो ऐसी स्थिति में अगर हम जितनी जल्दी अपने डिफरेंसेस को दूर कर लें उतना भला है, और नहीं करेंगे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिर्फ इन जन विरोधी सरकार को अगले 5 साल तक झेलने के अलावा। चलिए जल्दी से राघवेंद्र जी के पास चलते, जो कि धीरे धीरे समय समाप्त होता जा रहा है। राघवेंद्र जी, जो बदले हुए हालात, बदली हुई परिस्थितियां हैं, पहले तो कुछ आपको परेशानी महसूस भी हो रही थी कि हम कैसे मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोग देख रहे थे, क्या लगता है आपको कि ये जो मिशन 80 का लक्ष्य है, आपको लगता है कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा आसान हुआ, या आपको लगता है कि अभी भी आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा? नहीं मानस जी, इंडी गठबंधन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। अरे भैया, इंडी नहीं है, गलत बात है, गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं है, गलत बात है। गठबंधन है। क्यों शर्म करते हो इंडिया बोलने में भाई? इंडी गठबंधन नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ इंडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई इंडी गठबंधन नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। अरे भैया, सर से टोपी उतारो, समस्या ये अहंकार की शर्म आती है, अरे देश का नाम लेने में शर्म आती है। आपको तो लोकसभा में एक सीट भी नहीं है, आपको इतना एग्जाम दे रहे हैं, नाम लेने में कोई इंडी नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, क्यों परेशान होते हैं इतना? इंडी गठबंधन में तो आपको भूमिका भी नहीं है, आपको कौन पूछ रहा है एग्जाम देने का काम कर रहे हैं? इंडी गठबंधन है ही नहीं, तो कौन से गठबंधन की भूमिका? इंडी गठबंधन में आप एग्जाम देने का काम गठबंधन है। आप भाजपा पार्टी से आते हो क्या? भाजपा पार्टी से आते हो क्या? सामान्य भाजपा पार्टी वाले हो क्या? अरे आप बताइए भाई, क्या उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश में है कहाँ, ये बता दीजिए। एक सीट भी नहीं है और इतना समय खराब करते हैं सबका। पूछना क्या है? इतना समय खराब करते हैं। अरे आप बताइए, आप है कहाँ? हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने हमारी हैसियत मत करिए, आप अपनी हैसियत देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश आप अपनी हैसियत देखिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम क्या है, 3 लोकसभा सीटों में भूमिका है, उसमें भी आप हार जाते हैं। 2 नंबर तीनों में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता है। मुझे पता है आपके यहाँ आपकी हैसियत नहीं है उनसे बात करने की। आपकी हैसियत क्या है? बड़े नेता से बात हो जाए तो पूछ लें कि भाई राष्ट्रीय लोकदल कौन है, तो आपको पता चलेगा पश्चिम की गलियों में कैसे घूम के वो बता रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल कौन है। ये आपके लिए भी पता है कि राष्ट्रीय लोकदल को बोलने से पहले, राष्ट्रीय लोकदल को बोलने से पहले जाके अपने से पूछ लिया करो कि राष्ट्रीय लोकदल को बोलना है कि नहीं बोलना है। इस तरीके की भाषा। और हम क्या हैं, ये अगर किसी से समझना है तो कभी किताब खोलो और अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास पढ़ो, पता चलेगा कि चौधरी चरण सिंह ना होते तो अटल बिहारी वाजपेयी ना होते। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर कोई लेके आया राजनीति के अंदर, जिसने उसको स्पेस दी, तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। तो इसलिए कभी राष्ट्रीय लोकदल पे उंगली उठाने से पहले कम से कम अपना इतिहास जान लिया करें। रोहित जी, आपकी व्यक्तिगत बात हो रही है, आप जिस तरीके से बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वो गलत लगता है। आपको इतना समय दे दिया गया, फिर भी आप बीच में बोलने के लिए, मुझे बीच में बोला था मानस जी ने, मैंने बोला अभी भी समय खराब कर मैंने आपकी कौन सी व्यक्तिगत बात कर रहे हो आप? नहीं, इस चैनल पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। अरे राघवेंद्र जी, मैं तो जानता भी नहीं आप कौन से शहर से आते हो, मैंने कौन सी आपकी भैंस खोल ली भाई? मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, मैंने आपकी कौन सी भैंस खोल ली? राघवेंद्र जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। राघवेंद्र जी, समय का मैं ये कह रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में या केंद्र में भी
इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज रही ही नहीं फिर है। इंडी अभी गठबंधन, देखिए आनंद भाई देखिए, इनको बताइए इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है। इन लोगों ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गलत भाषा, चालू पार्टी कहा गया कांग्रेस पार्टी को, मरा हुआ सांप कहा गया, बंद बुद्धि कहा गया, चिरकुट कहा गया, इस प्रकार की भाषाओं का अब ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन। अरे भाई है कहाँ, आज तक बताइए। आपकी बैठकें होती है, उसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की जाती है क्या? कोई संयोजक पर चर्चा हुई है क्या? कौन प्रधानमंत्री होगा क्या? प्रधानमंत्री खेल रहे हैं। बैठक 6 तारीख तय की गई है, कोई आने को नहीं तैयार है। ये तो बता अरे दो भाई क्यों करे आप आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो? करे आप धूल झोंकने का काम कर रहे हो? तो चिंता कर लो, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा राजस्थान का सीटें हैं मुख्यमंत्री भाई? कौन होगा? अगर इनकी इंडी गठबंधन की ही बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की ही बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के 0 सांसद, हमारे घर में समाजवादी झांक रहे पार्टी हो, के 3 राजस्थान का सांसद, मुख्यमंत्री पता कुल नहीं मिला है, के 3 सांसद उत्तर चुनाव प्रदेश जीत गए हो, को, राजस्थान का ऐसे मुख्यमंत्री देते पता नहीं है। हमारे यहाँ है। ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे आप क्या तो नहीं देख पूछ रहे रहे हो भैया, स्थिति इनकी, आप मानसिक स्तर देख रहे हैं। आपका जो राजस्थान का मुख्यमंत्री पता नहीं है, हमारे घर में ढूंढ रहे हैं वो प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे हम अपना प्रधानमंत्री बता देंगे, अपनी जनता जिता के बेटिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताओ। राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह मेरा मुख्यमंत्री तय है। हमारे यहाँ प्रॉपर तैयारी होती है हर तरीके से। देख लेना कि ऐसा ना हो महारानी आ जाए कांग्रेस के साथ। अरे कोई भी आ जाएगा भाई, आप परेशान हो रहे हो। हाँ, आप लोग परेशान हो रहे हो लेके कांग्रेस के साथ आ जाए, सिद्धार्थ मुख्यमंत्री ढूंढते रह जाओ, वहाँ पार्टी गायब हो जाए। अरे वो पत्रकारों के नेता, उनको सुनिए आप। सिद्धार्थ कलन जी, जिस तरीके से ये चुनाव संपन्न हुई, ये माना जा रहा था, ये सभी लोग मान गए थे कि जाति जनगणना का मुद्दा भी काम कर जाएगा, क्योंकि देखा ही था बिहार से जो आवाज उठी, उत्तर प्रदेश में भी लगातार डिमांड हो रही थी। पीडीए एक बड़ा फार्मूला था, ये कहा गया कि पीडीए का पहला सफल प्रयोग घोसी में हुआ। ये भी उम्मीद थी कि पीडीए का फार्मूला चल जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाया जा रहा था। ये तमाम सारे जो मुद्दे थे जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी या विपक्ष मैदान में उतरा था, कहीं कुछ इसका असर नहीं दिखाई दिया। तो क्या ये मुद्दे अब जनता को प्रभावित नहीं करते? नहीं, ये मुद्दे हैं और मुझे ऐसा मानना है मेरा कि जो इंडिया गठबंधन है जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठाता रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में जाति जनगणना का मुद्दा लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रहेगा। सवाल यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो हार हुई है, ये बात अभी सरताज साहब जो कह रहे थे, ये हार आप पूरे विपक्ष के बजाय अगर आप इस हार को कांग्रेस की हार कहें वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक तो विपक्ष कांग्रेस के अतिरिक्त वहां था नहीं, दूसरा जो विपक्षी दल वहां लड़े भी, ये बेहतर होता कि अगर इंडिया गठबंधन के वो सभी सहयोगी थे, आपस में संवाद हो चुका होता। अभी रोहित जी कह रहे थे, राजस्थान का उदाहरण दे रहे थे। ये बात सच है कि राजस्थान ने 5 सीट मांगी थी, अंत में राजस्थान में 2 सीटों पर बात बनती गई। फिर 1 सीट के प्रत्याशी को लेकर कुछ इस विवाद की स्थिति आई कि शायद पार्टी छोड़ने की नौबत आ रही थी, तो जयंत चौधरी के साथ बातचीत करके वो मसले को सुलझाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो सका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटें देने की पेशकश की और इत्तेफाक की बात है कि समाजवादी पार्टी को 1000 से अधिक वोट जिन 4 सीटों पर मिले हैं, वो वही 4 सीटें जो कांग्रेस पार्टी इनको दे रही थी। एक जगह 32,000, एक जगह 17,000, एक जगह 7200 कुछ और एक जगह 1300-1400। ये वही 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के अलावा बाकी जितनी सीटों पर लड़ी है समाजवादी पार्टी, उन सारी सीटों पर उसे सैकड़े में वोट मिले हैं। तो ये संवाद की कमी थी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच। अगर वो संवाद बेहतर होता, आपस में विश्वास की कमी थी और आज भी उस विश्वास की कमी है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है और 3 लोग अगर उस बैठक में नहीं जा रहे हैं, अहम पार्टियों के नेता, तो कहीं ना कहीं संवाद की और विश्वास की कमी है। मुझे उम्मीद है कि 3 राज्यों के नतीजों ने यह सबक तो जरूर दिया होगा कि संवाद और विश्वास की कमी को दूर करेंगे, क्योंकि ये तो तय कर दिया है 3 राज्यों के नतीजों ने कि चुनाव में लड़ना है, अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो मुकाबला एकजुट होकर ही कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो अभी एक नारा दे रहे थे राघवेंद्र जी, पिछली बार से भी ज्यादा सीटों वाला, तो फिर वो उस नारे पे अटिक रहेंगे। इसलिए, और ये बात मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, कांग्रेस से लगाकर समाजवादी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोकदल, ये सभी को कम से कम इन चुनाव के नतीजों ने सबक तो दे ही दिया है।
और इसमें खुश होने के लिए किसी के पास कोई वजह नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या जो इंडिया गठबंधन में नहीं भी है बहुजन समाज पार्टी। खुश होने का मौका तो किसी के लिए नहीं है। एक ने अगर आत्मविश्वास के साथ चुनाव हारा है, अति आत्मविश्वास से चुनाव हारा है, तो बाकी दो ने जिसे कहते हैं राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते राष्ट्रव्यापी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उनमें अपनी फजीहत कराने का काम किया है। तो इससे ये नहीं कहने की जरूरत है कि नतीजे आए हैं तो इंडिया गठबंधन के ये 2 लोग खुश हो गए और ये एक व्यक्ति जो है वो इसको सिर्फ मायूस होना चाहिए। मायूस होने की वजह इन सब के लिए है। और एक बात और भी है कि गठबंधनों का ये जो सिलसिला है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 राष्ट्रीय दल, इनमें गठबंधन की शुरुआत करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी थी भाई। सबसे पहले एनडीए उसने बनाया है, यूपीए तो कांग्रेस पार्टी बहुत बाद में बनाया। या यूपीए बनाने की वो तो अपने आप को इतना बड़ा मानते रहे कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति बहुत बाद में शुरू की। तो गठबंधन आज की राजनीति का सत्य है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होते हुए भी तमाम छोटे दलों के साथ उसने गठबंधन करके रखा है और हो सकता है कि उनके गठबंधन का कुनबा आने वाले दिनों में और बढ़ जाए। उनकी कोशिश होगी कि शायद इंडिया गठबंधन में जिस तरह की रार या फूट चल रही है, एक आध लोगों को कहीं अपनी तरफ खींच ले जाएं या कुछ अपने गठबंधन के कुनबे को बढ़ा सकें। अभी तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति है जो टीआरएस पहले हुआ करती थी, उनकी पूरी कोशिश होगी कि टीआरएस को अपने साथ अपने खेमे में लाके खड़ा किया जाए कि ताकि तेलंगाना में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। दक्षिण में शायद अब कोई राज्य नहीं बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति है। तो इसलिए गठबंधन सत्य है, गठबंधन अहम आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इस सबक के बाद अपने आप पर पुनर्विचार करते हुए आत्ममंथन करना, एक दूसरे को सलाह दी गई है आत्ममंथन की। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया गठबंधन को आत्ममंथन की जरूरत है और वो आत्ममंथन करेंगे अगर उनको 2024 के चुनाव में वास्तव में कोई चुनौती पेश करना चाहते भी हैं तो। चलिए सिद्धार्थ करण साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को ही विराम देते हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमाशंकर जी, आप भी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। और फराज किरबई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी भी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए थे, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है कि गठबंधन इस दौर की राजनीति की हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी मुंह नहीं छिपा सकता। इंडिया गठबंधन को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इस हार के बाद जो तकरार और जो रार है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 2024 में खुला मैदान नजर आता है और ऐसे में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि फिर से एक बार इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को बैठ करके विमर्श करना होगा, एक रणनीति बनानी होगी अगर 2024 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के सामने कोई चुनौती पेश करना चाहते हैं। चलिए आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।